अध्याय 1 में हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं और पूर्णांक में आज हम शुरू करेंगे पूर्णांकों का विभाजन। विभाजन का मतलब होता है भाग देना। तो ये कैसे करना है कि एक पहले हम पूर्ण संख्या से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है, मान लीजिए एक गुणात्मक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 3 का 5 में गुणा करते हैं तो क्या आता है, ये 5 की बजाय कोई और बदल देते हैं, 3 का 7 में करते हैं, 3 सत्ते 21। ठीक है। अब ये जो गुणा दो संख्याओं का पूर्ण संख्याओं का जो गुणा है, हालांकि पूर्णांक भी कह सकते हैं, तो इसमें क्या पा रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही थी। अब इसको, ये तो गुणात्मक हो गया, अब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें 7 इधर हम बचाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 21 में 3 का भाग हो जाता है, ये इधर नीचे आ जाता है, यानी 21/3 हो जाता है, अर्थात 21 भागे 3 हो जाता है। तो एक तो कथन ये निकल आता है, इसमें गुणात्मक कथनों में से एक भाग कथन, मतलब 3 का 21 में भाग दें तो 7 मिल जाता है। और अगर हमको 3 चाहिए हो तो 21 में 7 का भाग देते हैं इधर वाले का, तो भी क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, 21 भागे 7, ये दूसरा कथन मिल गया। समझ पा रहे हैं? यानी इस एक गुणात्मक कथन के लिए दो भाग कथन, एक ये और एक ये प्राप्त होते हैं। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4 गुणे 5 कर दें तो क्या मिल जाता है, 20 मिल जाता है। तो यदि मुझे कोई 5 चाहिए, ये तो गुणात्मक कथन है, अगर भाग कथन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 में इस 4 का भाग दे दूं तो एक कथन, भाग कथन ये निकल आया। अगर मुझे 4 चाहिए तो ये मिल गया, और 5 चाहिए तो 5 चाहिए तो 4 का भाग देना, अब 4 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस 5 का भाग दे दीजिए, तो भी इसके दो कथन निकल आए। ये कौन से कथन है, दो भाग कथन, और ये क्या है, गुणात्मक कथन। गुणात्मक कथन, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक गुणात्मक कथन के लिए दो भाग कथन अर्थात विभाजन कथन होते हैं। ये इसका निष्कर्ष निकला। तो इसको हम लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक गुणात्मक कथन के लिए, गुणात्मक कथन के लिए दो भाग मतलब विभाजन भी कहते हैं, इसको विभाजन भी कह सकते हैं, दो विभाजन कथन प्राप्त होते हैं। ये इसका परिणाम निकला। अब इसी पर कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाए। तो शुरू करते हैं एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में हमें एक सारणी दी गई है कि सारणी को पूरा करना है। तो इधर गुणन कथन दिया है और इधर उसका संगत कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। तो गुणन कथन पूर्णांकों का दिया है, इधर एक पूर्णांक है उसका गुणन कथन, उसके दो परिणाम, यानी भाग कथन का पहला परिणाम, भाग कथन का दूसरा परिणाम, यानी दो परिणाम निकल आए। तो क्या दिया है, 2 में ऋण 6 का गुणा करने पर ऋण 12 है। तो इधर क्या जाएगा, ऋण, ये जो ऋण 12 का है, अब ये गुणन कथन हुआ, भाग कथन में क्या जाएगा, ऋण 12 जो है, अगर उसमें पहले किसी एक ऋण 6 का भाग दे दें एक पद का तो इधर वाला पद प्राप्त होता है, और इसी ऋण 12 में यदि इधर वाले पद का भाग दें तो दूसरा वाला पद प्राप्त हो जाता है। यही हाल इसमें ऋण 4 गुणे 5 में तो ऋण 20 होता है। तो अगर ऋण 20 में इस पहले दूसरे वाले पद का भाग दे दें तो पहला पद प्राप्त होता है, और इसी ऋण 20 में ये जो पहले पद का भाग दे दें तो दूसरा वाला पद प्राप्त होता है। अब इसके आधार पर अब इस सारणी को भर देना है। तो देखिए इसमें लिखा है ऋण 8 गुणे ऋण 9 बराबर 72, यानी कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा क्या हो जाता है, धनात्मक। तो अब आपको क्या करना है, पहला पद दूसरा पद, मतलब ये जो पहला पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक गुणा करने पर एक अलग पूर्णांक,
तो अब देखिए 72 में अगर इस मैंने ऋण 9 यानी दूसरे पूर्णांक का भाग दे दिया जाए तो ये पहले वाला पूर्णांक यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब इसी तरह दूसरा पद बनाना है तो इसी 72 में अब इस पहले वाले पूर्णांक का भाग दे दीजिए, यानी ऋण 8 का भाग दे दें तो ये जो दूसरा वाला पूर्णांक होता है वो प्राप्त हो जाता है, यानी ऋण 9 प्राप्त हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप पूरा और अच्छे से करो। तो ऋण 3 में ऋण 7 का गुणा करते हैं तो देखिए दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणन धनात्मक होता है, तो 3 और 7 का गुणन 21 धनात्मक आ गया। अब यहाँ पर भरिए जो खाली है, तो इसका मतलब 21 में ऋण 3 यानी इस पद का भाग देने पर ये 21 रहा, ये कौन सा पहला पद का भाग दे रहे हैं यानी ऋण 3 का, तो ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा, यानी दूसरा पद ऋण 7 प्राप्त हो जाएगा। अब उधर वाली जगह खाली है उसको पूरा भर दीजिए, इस अर्थात इसी 21 में अब आपको किसका भाग देना है, इस दूसरे वाले पद का ऋण 7 का। तो क्या बोला, पहला वाला पद क्या था 3, 7 तरीके का इस ऋण में। ठीक है, अब यहां पर पूरा भरिए, तो ऋण 8 का 4 में गुणा करने पर तो क्या किया जाता है, ऋण बाहर निकाल लिया जाता है और 8 का 4 में या 4 का 8 में, तो 4 8 32, ये 32 प्राप्त हुआ। अब ये भर डालिए, भरने का क्या तरीका है, ये जो 32 मिला था ये तो गुणात्मक कथन हो गया। अब भाग कथन बनाने के लिए, संगत भाग कथन बनाने के लिए किसी एक संख्या को ले लीजिए, चाहे पहले पूर्णांक को चाहे दूसरे पूर्णांक को, मान के चलते हैं इस पहले वाले को लेते हैं तो ये दूसरा पूर्णांक प्राप्त होता है, दूसरा गुणात्मक पूर्णांक आ जाता है। अब अगर इसी ऋण 32 में इसी दूसरे वाले गुणांक का यानी कि 4 का भाग देते हैं तो ये पहला वाला गुणांक प्राप्त हो जाता है, यानी कि ऋण 8 प्राप्त हो जाता है। इसमें देखेंगे 5 का 9 में गुणा करिए, वो भी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक पद के लिए ऋण बना लीजिए, 5 और 9 बना 45, ये हो गया 45। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, भागपद में आ जाइए। भागपद में ये जो ऋण 45 है उसमें किसी एक ये पूर्णांक का भाग दे दीजिए, मान के चलते हैं ऋण 9 का भाग दे दीजिए, यानी दूसरे वाले का, तो क्या हो जाएगा, ये पहला वाला प्राप्त हो जाता है। अब इसी में दूसरे वाले में ऋण 45 में पहले वाले पद का भाग दे दीजिए, यानी कि 5 का भाग दे दीजिए, तो ये दूसरा वाला पद प्राप्त हो जाता है, यानी ऋण 9 प्राप्त हो जाता है। यही हाल इसमें करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो ऋणात्मक है, पहला ऋण 10, दूसरा ऋण 5, तो ऋण में ऋण का गुणा धनात्मक पद बन गया, धनात्मक पद बन गया तो इसका मतलब 10 पाना 50 हो गया, ये 5 दान 50 हो गया। अब क्या करना है, भाग कथन निकालना है। भाग कथन निकालने का क्या तरीका है, पहले 50 में यानी जो परिणाम आया किसी एक पद का भाग दे दीजिए, मान लीजिए अब चलते हैं पहले पद को पाते हैं, ये लीजिए, तो दूसरा वाला पद क्या है ऋण 5, ये मतलब दूसरा पूर्णांक पद, क्यों पूर्णांक ही बोले यहाँ पर, तो दूसरा पूर्णांक प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर 50 को लीजिए, फिर किसका भाग दे दीजिए, अभी पहले पद का भाग, पहले पूर्णांक का भाग दिया था, दूसरे पूर्णांक का भाग दे दीजिए, मतलब ऋण 5 का भाग दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ऋण 10 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमारा ये कथन की एक्टिविटी पूरी होती है। इससे क्या हम साबित कर पाए, इससे ये साबित कर पाए कि पूर्णांकों के विभाजन की सारणी में से क्या निकलता है कि प्रत्येक दो कथन के लिए, यानी प्रत्येक गुणात्मक कथन के लिए 2 भाग कथन प्राप्त होते हैं। अब इसका थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब प्रयास कीजिए कि कुछ सवाल लेते हैं। अब देखिए, ये ऋण 100 में 5 का भाग देना है। भाग देने की प्रक्रिया तो सेम जैसे पढ़ लिया है। क्या करना है, ये जो ऋण चिन्ह है इसको बाहर निकाल लेते हैं और भाग देने का प्रक्रिया सेम रहता है। तो 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 0 कितना आ गया, ऋण 20 आ गया। इसमें देखिए 9 का भाग दीजिए 81 में, तो ऋण चिन्ह अगर किसी एक में है तो पहले एक ऋण चिन्ह निकाल लीजिए, इसमें है तो निकालिए, और 9 का भाग साधारण तरीके से दे दीजिए, 9 ने 81 यानी ये ऋण। इसमें देखेंगे ये ऋण 75 है और 5 का भाग देना है तो पहले परिणाम के लिए पहले ऋण निकाल लीजिए
और इसका भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25 यानी 15 ऋण 15 निकल आया। यहाँ पर देखिए वही हाल है, यहाँ पर क्या करेंगे, ऋण बाहर निकाल लेंगे और 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 2 छक्के 12 यानी ऋण 16 निकल आया। इधर देखिए ठीक इसी का है, इसमें जो है पहला पद जो है ऋणात्मक है और धनात्मक पद से भाग दे रहे हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिसको भाग देना है वो धनात्मक है, जिससे भाग देना है वो ऋणात्मक है, तो भी वही हाल करना पड़ेगा, इसमें भी वही करना पड़ेगा। ऋण चिन्ह बाहर निकाल लेंगे दोनों में से और क्या करते हैं, इसका भाग देंगे तो 25 पंचे 125 यानी ऋण 5 आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये ऋण पद बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों में एक ऋण है और इसका भाग देंगे तो 16 आ गया, ये 16 पंचे 80 आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये दोनों में से एक पद ऋण का है तो ऋण निकाल लेंगे और 16 चौके 64 यानी ऋण 4 आ गया, तो ये इसके परिणाम आ गए। अब इससे हमको आपको क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यदि मान ले पहला कोई पद ऋणात्मक है यानी ऋण ए है और दूसरे पद से भाग दे रहे हैं यानी कि बी से भाग दे रहे हैं, तो उसका मान ठीक वही आता है यदि पहला पद धनात्मक हो और दूसरा पद ऋणात्मक हो। ये यानी अगर ये ऋण है, इस धनात्मक पद से भाग दें तो पद ऋणात्मक आएगा। यहां पर अगर पहला पद धनात्मक है, ऋणात्मक पद से भाग देते हैं तो भी पद ऋणात्मक आएगा। कंडीशन ये होनी होगी कि b जो है शून्य के बराबर ना हो, ये जरूरी है। अगर शून्य हो गया तो वो अपरिभाषित कंडीशन में चला जाता है और हमें अपरिभाषित कंडीशन नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। और एक चीज और समझते हैं, अब यहां पर एक उदाहरण देखते हैं कि ऋण 36 में ऋण 4 का भाग देना, मतलब इधर वाला भी पूर्णांक जिस ऋणात्मक है और इधर वाला भी पूर्णांक ऋणात्मक है, यानी जिसमें भाग देना है जिससे दोनों पद ऋणात्मक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भाग देने का क्या तरीका है, जब दोनों पद ऋणात्मक हो जाए तो दोनों से ऋणात्मक पद को धन में बदल देना है और बस सीधे सीधे इसमें बदल देने हैं, यानी कि ये जो पद हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा, हालांकि बाद में आपको धन का चिन्ह नहीं लगाना है, यहाँ समझने के लिए लगा लेते हैं। अभी सीधा सीधा इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 4 9 36 यानी 9 आ गया, यानी कि वो ऋण कहाँ चला गया, दोनों ऋण अपने आप हट जाएंगे और उनकी जगह पर धन चिन्ह लगा देना परिणाम में। यहाँ पर भी है, पहला पद भी ऋणात्मक यानी पहला पूर्णांक जिसमें भाग देना है वो पद भी धनात्मक है, वो संख्या पूर्णांक जो ऋणात्मक है और जिससे भाग देना है वो भी ऋणात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से दोनों में से ऋण हटा के धन का चिन्ह लगा देना है और सीधे सीधे संख्याओं का अंकों का भाग दे देना है। 3 का भाग देंगे तो 3 छंग 18 और बना 2 से बन गया 21 और 3 7 21 यानी 67 आ गया, यानी दोनों ऋण कहाँ चले गए, दोनों ऋण के भाग देने पर क्या हो जाते हैं, वो पद धनात्मक पद में बदल जाता है। जैसे कि 2 ऋणात्मक पदों का गुणनफल धनात्मक हो जाता था, वैसे इसी प्रकार है। यहाँ पर वे देखिए ऋण 325 में ऋण 13 का भाग देना है, तो ये ऋण में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, धनात्मक पद बन गया। भाग दीजिए, 13 दूनी 26 और 6 32 6 से 5 बना 65, 13 5 65 यानी 25। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यदि कोई एक पद ये कोई एक पूर्णांक है, उसमें किसी भी ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दे देते हैं तो परिणाम a भागे b आता है, यानी वो पद धनात्मक आ जाता है। और लेकिन कंडीशन वही है, कंडीशन ये है कि b शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी भाग देने वाला पद जो है शून्य नहीं हो। क्यों, कंडीशन वही है कि शून्य से भाग देने पर वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, इसलिए उसको शून्य भाग छोड़ के बाकी किसी भी संख्या का भाग दे दीजिए, इन पदों का यानी पूर्णांकों के विभाजन का ये गुण प्राप्त होंगे। कल हम प्रश्नावली के सवाल उठाते हैं।